हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं आइस एज मूवी का 5th पार्ट। पहले के सभी पार्ट भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस बार स्क्रैट अपना अब तक का सबसे जबरदस्त कारनामा करने वाला है, क्योंकि अपने नट को छुपाते हुए वो एक स्पेसशिप तक आ पहुंचता है। अपने नट को वापस पाने के चक्कर में वो शिप को एक्टिवेट कर देता है और देखते ही देखते वो स्क्रैट को लेकर स्पेस में आ जाता है। वहाँ उसके एडवेंचर से प्लेनेट आपस में टकराने लगते हैं और हम देखते हैं कि स्क्रैट की मदद से वहाँ एक मॉडर्न डे सोलर सिस्टम बन चुका है। तभी वहाँ दो प्लैनेट्स आपस में टकरा जाते हैं और इससे एक बड़ा एस्ट्रॉइड और उसके छोटे छोटे टुकड़े निकलकर अर्थ की ओर जाने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर धरती पर आता है, जहाँ मैनी पीचेस के साथ एक गेम खेल रहा है। तभी वहाँ जूलियन नाम का एक मेहमत आता है, जिसकी पीचेस से शादी होने वाली है और वो मैनी और एली को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। मैनी उसे ज्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से पीचेस उससे दूर हो रही है। लेकिन अपनी फैमिली के कहने पर वो उसके साथ टाइम बिताने को तैयार हो जाता है। इधर सिड अपनी गर्लफ्रेंड फ्रेंसिन को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो उसकी इंसल्ट करके वहाँ से चली जाती है। इससे दुखी होकर वो अपने दोस्तों के पास आता है और बताता है कि उनकी तरह वो भी अपनी एक फैमिली शुरू करना चाहता है। आगे पता चलता है कि आज मैनी और एली की एनिवर्सरी है और सब एनिमल्स वहाँ एक पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। यही हम डिएगो और शीरा को देखते हैं, जो इस बात से परेशान है कि बच्चे उन्हें खूंखार समझते हैं और उन दोनों को डर है कि कल को उनके बच्चे के साथ भी ऐसा ही होगा। इधर पार्टी में पीचेस बताती है कि शादी के बाद वो और जूलियन यहाँ से दूर जाने वाले हैं और ये सुनकर मैनी उन पर गुस्सा होने लगता है। तभी वो लोग आसमान से आते एस्ट्रॉइड के टुकड़ों को देखते हैं, जो वहाँ तबाही मचाना शुरू कर देते हैं और ये देखकर सब एनिमल्स बचकर भागने लगते हैं। मैनी और उसके दोस्त भी ऐसे ही एक टुकड़े से बचते हुए एक गुफा तक आते हैं और मैनी सबको ये तबाही रुकने तक वहीं इंतजार करने को कहता है। इधर एक टुकड़ा ऊपरी सतह से होता हुआ नीचे बने अंडरग्राउंड वर्ल्ड तक पहुंच जाता है, जहां बक और दूसरे डायनासोर्स रहते हैं। यहाँ हम 3 उड़ने वाले डायनासोर्स को देखते हैं, जिनमें डैड गेविन के अलावा उसके बच्चे रोजर और गर्टी है और उनका काम दूसरे डायनासोर के अंडे चुराना है। तभी उनका सामना जंगल के रक्षक बक से होता है, जो उनसे वो अंडा छीन कर उसकी माँ तक पहुँचा देता है और ये देखकर गेविन उसे बदला लेने की कसम खाता है। आगे बक को जंगल में घूमते हुए एक सीक्रेट जगह दिखाई देती है और वो जैसे ही उसे चेक करने जाता है, वहाँ जमीन से एक मोनोलिथ टैबलेट बाहर निकलता है और वो देखता है कि उस पर कुछ अजीब सी ड्राइंग बनी हुई है। इधर मैनी और उसके दोस्त एस्टेरॉइड से हुई तबाही को देखते हैं और तभी उन्हें बक नजर आता है, जो अपने साथ उस टैबलेट को भी लाया है। वो उन्हें टैबलेट पर बनी ड्राइंग का मतलब बताता है, जिसके अकॉर्डिंग इससे पहले भी 2 एस्टेरॉइड ने धरती पर तबाही मचाई थी और ये हर बार उनके पास बने एक पहाड़ के नीचे आकर गिरता है। वो उन सबको उस पहाड़ तक जाकर इसका कारण ढूंढने को कहता है, ताकि एस्टेरॉइड के गिरने से पहले वो उसे रोकने का तरीका जान सके। मैनी को इसमें खतरा नजर आता है, लेकिन बक उसे डायनासोर्स का एग्जाम्पल देता है कि कैसे उन्होंने भी हिम्मत करके अपनी कुछ प्रजाति को बचा लिया था और अगर हम भी कोशिश करें तो अपनी किस्मत बदल सकते हैं। मैनी और बाकी एनिमल्स आपस में डिस्कस करते हैं और कोई और चारा न होने की वजह से उसके प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बक उन्हें ये भी बताता है कि इम्पैक्ट होने में करीब 2 घंटे का वक्त बचा है और वो सब मिलकर उस पहाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके जाते ही गेविन भी अपने बच्चों के साथ बाहर आ जाता है और वहाँ उसे बक के साथ साथ वो एस्ट्रॉइड भी आते हुए दिखता है। वो प्लान बनाता है कि उन्हें किसी भी तरह बक को रोकना होगा, ताकि एस्ट्रॉइड के टकराने से अर्थ तबाह हो जाए। उसे लगता है कि वो तीनों उड़कर इस तबाही से बच जाएंगे और फिर पूरे अर्थ पर उनका कब्जा हो जाएगा। उसका बेटा रोजर, जो थोड़ा समझदार है, उन्हें एनिमल्स की हेल्प करने को कहता है, लेकिन गेविन उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि उसके सर पर तो बस बक से बदला लेने का भूत सवार था। इधर रास्ते में मैनी एक बार फिर जूलियन से जलने लगता है और एली को कहता है कि क्यों ना हम उन दोनों के बीच में लड़ाई करा दें, ताकि पीचेस कभी हमें छोड़कर ना जा पाए। तब एली उसे समझाती है कि लड़ाई कराने की बजाय हमें उन्हें समझाना चाहिए कि वो हमारे साथ ही रहें, और वो मन ही मन एक प्लान बनाती है। तभी उन्हें वहाँ कुछ एस्ट्रॉइड्स के टुकड़े पड़े हुए मिलते हैं और वो देखते हैं कि ये आपस में मैग्नेट की तरह चिपक रहे हैं। ये देखकर बक को एक आइडिया आता है कि अगर वो ऐसे ढेर सारे टुकड़े स्पेस में लॉन्च करे तो ये सब मिलकर बड़े एस्ट्रॉइड्स को अपनी ओर खींच लेंगे और वो अर्थ से दूर चला जाएगा।
वो वहाँ पड़े टुकड़े इकट्ठे करने लगते हैं और तभी वो देखता है कि गेविन अपने बच्चों के साथ उन पर हमला करने आ रहा है। वो जून को बचाने के लिए उन्हें एक घने जंगल में भेज देता है और खुद भी गेविन को चकमा देकर उनके साथ चला जाता है। आगे वो लोग एक नदी के पास पहुंचते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसे पार कैसे किया जाए। तभी सीन शिफ्ट होकर स्क्रैट पर आता है, जिसने अपने नट को पाने के लिए पूरे मून को ही उछालकर अर्थ की ओर फेंक दिया है और उससे पैदा हुए ग्रेविटेशनल पुल से नदी उन्हें रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे जाने पर वो एक बिजली के तूफान में फंस जाते हैं, जहाँ मैनी और एली पीचीज को शो करते हैं कि मुश्किल टाइम में फैमिली ही उनकी मदद कर सकती है। थोड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद जल्दी ही वो सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं और डिएगो देखता है कि वो एस्ट्रॉइड तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। आगे एली पीचीज को बताती है कि अकेले रहने पर उसे कितने खतरों का सामना करना होगा, लेकिन पीचीज के पास उसकी हर बात का जवाब है। उधर मैनी जूलियन को समझाने जाता है, लेकिन इस चक्कर में उसे घायल करके पानी में गिरा देता है। पीचीज ये सब देखकर बहुत गुस्सा होती है और उन्हें कहती है कि उसका डिसीजन फाइनल है और वो उनकी किसी बात में नहीं आने वाली। आगे हम देखते हैं कि अपने डैड के कहने पर रोजर बक को किडनैप करने आता है, लेकिन गलती से ग्रैनी को अपने साथ ले जाता है। ग्रैनी उन तीनों को बहुत तंग करती है और वो परेशान होकर उसे खाई से नीचे फेंक देते हैं। इधर सुबह ग्रैनी को ना पाकर बक उन सबको उन डायनासोर्स के बारे में बताता है और कहता है कि उनकी सेफ्टी के लिए ही उसने ये बात छुपाई थी। ग्रैनी को ढूंढते हुए उस खाई तक आते हैं, जहाँ उन्हें पिछले एस्ट्रॉइड का बचा हुआ एक बड़ा सा टुकड़ा दिखाई देता है। बक भी टैबलेट पर उस पहाड़ को देखता है और समझ जाता है कि वो सही जगह आ पहुँचे हैं। तभी उनके इकट्ठे किए हुए टुकड़े उस बड़ी मैग्नेटिक चट्टान से जाकर चिपक जाते हैं और बक को लगता है कि ये चट्टान ही उस बड़े एस्ट्रॉइड को अर्थ से दूर ले जा सकती है। मैनी पूछता है कि आखिर हम इसे स्पेस तक कैसे पहुंचाएंगे, लेकिन तभी उन्हें नीचे से ग्रैनी की आवाज सुनाई देती है और वो सब चट्टान की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि इस चट्टान के अंदर तो एक अलग ही दुनिया बसती है, जहां चारों तरफ मैग्नेटिक क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। तभी उनका सामने एक ब्रुक नाम की स्लोथ से होता है, जो सिड को देखते ही उसे पसंद करने लगती है। बक उसे आने वाले खतरे के बारे में बताता है और ब्रुक कहती है कि इसमें तुम्हारी मदद सिर्फ बाबा लामा ही कर सकते हैं, जो हमारे गुरु हैं। फिर वो उन्हें अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ वो सब बाबा लामा से मिलते हैं। वो उन्हें बताता है कि इस जगह का नाम जियोटोपिया है और इन क्रिस्टल्स की पावर्स यहाँ रहने वाले सभी एनिमल्स को जवान बनाकर रखती है। बक उसे एस्ट्रॉइड के खतरे और अपने प्लान के बारे में बताता है कि कैसे वो इस मैग्नेटिक चट्टान को स्पेस में भेजना चाहते हैं, लेकिन लामा ऐसा कुछ भी करने से इनकार कर देता है और वापस अपनी समाधि में चला जाता है। ये देखकर सब लोग उदास हो जाते हैं और अपने आखिरी पलों को एंजॉय करने के लिए अपने अपने पार्टनर्स के साथ बैठ जाते हैं। मैनी और एली को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सोचते हैं कि काश हम अपने बच्चों की शादी करा पाते। इधर सिड ब्रुक को गिफ्ट देने के लिए एक क्रिस्टल को तोड़ लेता है, जिससे देखते ही देखते वो पूरी चट्टान बिखर जाती है। इससे क्रिस्टल्स की पावर खत्म हो जाती है और लामा और उसके साथी अपनी असली उम्र में आकर बूढ़े हो जाते हैं। लामा गुस्से से चिल्लाने लगता है और तभी बक को पीछे पहाड़ में बना वो ज्वालामुखी दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि ज्वालामुखी की पावर ही चट्टान को स्पेस में पहुंचा सकती है, लेकिन इससे पहले उसके आसपास बनी दरारों को बंद करना होगा ताकि अंदर ढेर सारा प्रेशर बन सके। वो इन सारे क्रिस्टल्स को ज्वालामुखी के अंदर डालने को कहता है और ब्रुक के समझाने पर लामा भी इसके लिए तैयार हो जाता है। आगे हम उन सबको अपने मिशन को पूरा करते हुए देखते हैं और ज्वालामुखी उन क्रिस्टल से भरने लगता है। उधर स्पेस में स्क्रैट के टकराने से एस्ट्रॉइड की स्पीड तेज हो जाती है और बक बताता है कि उनके पास बहुत कम टाइम बचा है। आगे हम मैनी और जूलियन को एक बहुत बड़े टुकड़े को ले जाते हुए देखते हैं और तभी गेविन वहां आकर उन पर हमला करता है। बक उस पर निशाना लगाता है, लेकिन उससे पहले ही रोजर के हाथों पकड़ा जाता है और गेविन उसे बक को मारने को कहता है। तब बक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो भी इससे नहीं बच पाएंगे, लेकिन गेविन उसकी कोई बात नहीं मानता। तभी वो आसमान में कुछ पक्षियों को मीटियोर से मरते हुए देखता है और ये देखकर रोजर और गटी भी बक का ही साथ देते हैं। आगे हम देखते हैं कि बक उन डायनासोर्स के साथ मिलकर उस बड़े क्रिस्टल को ज्वालामुखी तक लाता है, लेकिन तभी एक मीटियोर के टकराने से वो सब नीचे गिर जाते हैं। एस्टेरॉइड को नजदीक आता देख सभी जानवर नीचे भागने लगते हैं, लेकिन जूलियन मैनी के साथ मिलकर क्रिस्टल को ज्वालामुखी में डालने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर पीछे बनी एक घुमावदार पहाड़ी पर पड़ती है और वो मैनी को क्रिस्टल को उस तरफ फेंकने को कहता है। उनके आइडिया से वो क्रिस्टल पहाड़ी से लुढ़कता हुआ ऊपर उछलता है और सीधा ज्वालामुखी के अंदर जा गिरता है।
ये देखकर मैनी को जूलियन पर बहुत प्राउड फील होता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर वो बचकर नीचे आ जाते हैं और ग्रैनी देखती है कि एक जगह से प्रेशर रिलीज हो रहा है। वो जैसे ही अपनी स्टिक उसमें डालती है, ज्वालामुखी फट पड़ता है और इससे पहले कि एस्ट्रॉइड धरती को तबाह कर पाए, क्रिस्टल्स उसे खींचकर अर्थ से दूर भेज देते हैं। आगे वो सब वापस जाने की तैयारी करते हैं और सिड भी ब्रूक और ग्रैनी से अलविदा लेता है, जिन्होंने जियोटोपिया में ही रुकने का फैसला किया है। ग्रैनी और बाकी बूढ़े एनिमल्स एक हॉट स्प्रिंग का मजा लेते हैं और तभी आसमान से एक क्रिस्टल उसमें आकर गिरता है। उसकी पावर से लामा और उसके दोस्तों के साथ साथ ग्रैनी भी फिर से जवान हो जाती है और ब्रूक सिड के पास जाने की तैयारी करती है। उधर जंगल में सब पीचिस और जूलियन की शादी की पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, जहां बच्चे शीरा और डिएगो को अपना हीरो मान लेते हैं। मैनी भी पीचिस को कहता है कि वो उसके फैसले की कद्र करते हैं और वो जूलियन के साथ झुंड से अलग रह सकती है। आगे हम उन दोनों की शादी होते हुए देखते हैं और तभी सिड को ब्रूक नजर आती है, जो हमेशा के लिए उसके साथ रहने आई है। सिड मैनी से अपनी और ब्रूक की शादी कराने को कहता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सीधा स्पेस में आ जाता है। वहाँ बक का एक साइंटिस्ट रूप हमें बताता है कि कैसे मार्स भी पहले अर्थ जैसा हरा भरा हुआ करता था, लेकिन फिर एक स्पेसशिप के टकराने से वो एक रेड प्लेनेट में बदल गया। पता चलता है कि ये असल में स्क्रैट ही था जिसने मार्स का ये हाल कर दिया और फिर हम उसे अर्थ के लिए वापस निकलते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।